नमस्कार। जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। साथियों, चुनाव धीरे धीरे जोर पकड़ता जा रहा है, हरियाणा का चुनाव, और हम भी अपनी चर्चा को आगे ले जा रहे हैं। आपको एक एक सीट का पूरा ब्यौरा दे रहे हैं जहां तक संभव है। और आज हम उसी संदर्भ में चर्चा करेंगे जो छोटी पार्टियों के कद्दावर नेता हैं और रेस में हैं उनकी, और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनकी। तो हम कल जो हमने चर्चा की थी वो अंबाला से शुरू की थी। तो अंबाला ऊपर जो जीटी रोड की बेल्ट है उसके काफी नाम हमने डिस्कस किए। आज हम फरीदाबाद की ओर चलते हैं और फरीदाबाद में देखते हैं कि कौन कौन कैंडिडेट्स जो हैं वो छोटी पार्टियों के और इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो मजबूत हैं। तो जो फरीदाबाद लोकसभा सीट है उसमें हथीन पर कैंडिडेट हैं केहर सिंह रावत और तैयब हुसैन। केहर सिंह रावत इंडिपेंडेंट है, तैयब हुसैन इनेलो से हैं। ये मैदान में है। पृथला में जो सीट है, नयनपाल रावत पूर्व एमएलए हैं, बीजेपी के साथ लगे हुए थे लेकिन टिकट नहीं मिली, और दीपक डागर ये मैदान में है। फरीदाबाद एनआईटी की सीट है, वहां पर इनेलो के नागेंद्र भडाना स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, अच्छी ताकत दिखा रहे हैं। बल्लभगढ़ में शारदा राठौर हैं, कांग्रेस की पुरानी एमएलए हैं, टिकट नहीं मिला तो मैदान में उतर गई हैं एज एन इंडिपेंडेंट। और इसके अलावा तिगांव की सीट है फरीदाबाद की, ललित नागर वहां से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये 4 सीटें हैं फरीदाबाद की जहां पर कैंडिडेट्स जो हैं वो बहुत स्ट्रोंग है। अमित जी, इन पर आपकी टिप्पणी। जी, जैसे अगर बात करें, जैसे फरीदाबाद एनआईटी नागेंद्र भड़ाना जो थे वो एक बार पहले भी विधायक रह चुके हैं। इनेलो की टिकट पर 2014 में बने थे। पिछली बार बीजेपी से लड़े थे, हार गए थे। इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो तो इनेलो से वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। इनको लेकर आज पाली गांव में पंचायत भी हुए, शायद उनको ऐलान भी किया जा सकता है। जो गुर्जरों का गांव है उनको समर्थन देने जी का पूरी तरह से जो। और जी बाकी हम जब तक हथीन की बात करें, हथीन में जैसे इनेलो के तय्यूब हुसैन है, ये पहले भी लड़ते रहे हैं चुनाव अलग अलग पार्टियों से। तो जी इनका एक फिक्स्ड वोट बैंक है, जो अच्छा खासा वोट बैंक है, ये लड़ते मतलब है। तो इनका काफी बड़ा जी हिस्सा मुसलमानों का ये मुस्लिम्स का ये लेकर जाते हैं। इनका एक अच्छा वहां जी पर होल्ड है इनका। हालांकि वो जी जीते नहीं है, तीन बार लड़ चुके हैं लेकिन जीते एक बार भी नहीं है, लेकिन उनका एक जी होल्ड है मतलब। और अब जी बात करें, जैसे केयर सिंह रावत है, केयर सिंह रावत बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, बतौर निर्दलीय इलेक्शन लड़ रहे हैं। केयर सिंह रावत 2014 में अपना इनेलो की टिकट पर विधायक बने थे हथीली से। और जी हाँ, अगर बात करें, जैसे बल्लभगढ़ की शारदा राठौर है। शारदा राठौर जी ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो सरकार थी 9 से 14 के बीच में सीपीएस रही थी। ये जी 2005 और 9 में लगातार 2 बार जो है बल्लभगढ़ से विधायक बनी थी। तो इस बार जी माना यह जा रहा है कि जो मुकाबला है वो बीजेपी और इनके बीच में, मुझे मूलचंद शर्मा बीजेपी के और शारदा राठौर के बीच में रह सकता है। हाँ, बात जी करें गांव से ललित नागर, ललित नागर भी एक जी मजबूत उम्मीदवार रहे हैं। 2009 में हारे, जी बहुत कम अंतर से कृष्णपाल गुर्जर से इलेक्शन हारे। और जी 14 के अंदर इलेक्शन जीतते जो है कांग्रेस की टिकट पर। 19 में जरूर हार गए थे, लेकिन हाँ, जी इस बार भी वो कांग्रेस की टिकट के दावर थे, लेकिन कांग्रेस ने जी जी रोहित नागर को टिकट दिया। तो जी यह भी निर्दलीय लड़ रहे। संभावना यही है कि यहाँ भी मुकाबला जो है बीजेपी और इनके ललित नागर के बीच में रह सकता है। जी जी विनोद जी के पास चलते हैं। विनोद जी, एक एक सीट को टच करते हैं। जो ग्राउंड इनपुट्स हैं वो क्या कहते हैं और किसका हाथ भारी लगता है? सबसे पहले टच करते हैं हथीन सीट को। वहां केर सिंह रावत हैं, बीजेपी के बागी हैं, और मुकाबला जो है वो मनोज रावत जो बीजेपी के हैं, मोहम्मद इस्माइल और केहर सिंह रावत के बीच में होता दिख रहा है। आपकी टिप्पणियां। कमल जी, पहले हम लोग पीसीज में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन ना जी मैंने एक सोचा कि पीसीज में लोगों को याद नहीं रहेगा कि कहाँ से कितनी सीटें बताई गई थी, कहाँ क्या है, और हम भी एक ठीक नंबर पे, एक्यूरेट नंबर पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो मैंने जी आज पूरी सीरियस कैंडिडेट्स की जो लड़ाई के अंदर है, वैसे तो जी बहुत कैंडिडेट हैं, जी जो लड़ाई के अंदर हैं, उनकी जी एक लिस्ट बनवाई पूरे हरियाणा की। जी तो जी मैं खुद हैरान हूं कि
40 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी के अलावा कोई भी जी तीसरा, चाहे वो आम आदमी जी पार्टी से हो, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल से हो, और चाहे जी इंडिपेंडेंट हो या जी किसी और पार्टी और छोटी पार्टी से हो, 40 जी विधानसभा क्षेत्रों में 35 तो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार सीरियस जी प्लेयर हैं जी जी और 18 छोटी पार्टियों के उम्मीदवार सीरियस प्लेयर हैं। यानी हमने जी स्कूटनी करके उनको लिया है, सीरियस जी प्लेयर हैं। और जी उसमें भी जैसे आपने फरीदाबाद का जिक्र किया और अमित जी इस पे अपनी टिप्पणी कर चुके हैं, जी फरीदाबाद में जो चारों उम्मीदवार हैं, एक जैसे आपका इनेलो से है और केर सिंह जी रावत हथीन से हैं और तिगांव जी से ललित नागर है और शारदा राठौर है। ये जी चारों ही सीरियस प्लेयर हैं, इनमें से कोई भी जी वीक नहीं है। अगले जी जिले की बात करें, मान लो गुड़गांव की बात करें, तो जी गुड़गांव जिले में भी और मेवात जिले में भी जी काफी सारे सीरियस प्लेयर उभर के आए हैं। जी सोनीपत की बात करें तो गन्नौर सीट जी से अपना देवेंद्र का ध्यान, एक सीरियस प्लेयर निकल के आए हैं। इस तरह जी कुल मिला के 53 लोग हैं। तो जी 53 लोग अगर सीरियस प्लेयर हैं, तो जो हम बहुत पहले से चर्चा कर रहे थे कि जो चुनाव है हरियाणा का, वो सीधा आमने सामने बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगा और थर्ड थर्ड फोर्स है ही नहीं। लेकिन अगर जी नंबर इतना है, 40 विधानसभा क्षेत्र हैं और जी 53 सीरियस प्लेयर हैं, तो उनमें जी से आधे भी अगर ठीक वर्क कर रहे हैं तो चुनाव अपने आप ही जो है मल्टी सीधे कॉर्नर से, हो जाता है। हाँ, थोड़ा मल्टी कॉर्नर हो गया, या आप इसको कह दीजिए टेढ़ी चाल चुनाव ले गया। प्रेमचंद जी भी जी आगे, इनके पास भी इसी तरह की जानकारी होगी, तो इनसे भी चर्चा जी कर सकते हैं। जी एक तब प्रेम जी के पास चलते हैं। एक कमेंट आया है, विनोद मेहता जी, मैं आईएनएलडी का कोर वोटर हूँ। मुझे नहीं लगता आईएनएलडी 2 सीट को छोड़ के कहीं मजबूत है। एचएलपी प्लस बीएसपी प्लस बीजेपी प्लस आईएनएलडी एक हैं, और ये हमारी कौम के खत्म करना चाहते हैं। इसलिए मजबूरी में हमें हुड्डा की तरफ जाना होगा। जी प्रेम जी, कमेंट विनोद मैं जी को प्रेषित किया गया है। मैं इसी का विनोद जवाब जी। दे देता हूँ। जी ये सज्जन, मुझे नहीं पता आईएनएलडी के कोर वर्कर हैं या नहीं है, और मुझे इस चीज जी से कोई कंसर्न भी नहीं है। मेरा सवाल जी ये, मैंने ये नहीं कहा कि आईएनएलडी 2 सीटें जीतेगी या 18 की 18 जीतेगी। हम लोग ये जी कह रहे हैं कि सीरियस प्लेयर है। सीरियस प्लेयर का मतलब जी होता है जो फाइट में है। देखिए, हार जी जीत का फैसला जनता ने करना है, और हम जी किसी व्यक्ति की टीवी पे बैठ के हार की कामना भी नहीं कर सकते। जो जी आदमी चुनाव लड़ रहा है, वो कितने सपने लेके चुनाव लड़ रहा है, क्या क्या साधन लगा रहा होगा। जिसके पास है वो अपनी जेब से लगा रहा है, और जिसके पास नहीं है लेकिन चुनाव लड़ने की सनक है, वो उधार लेके लगा रहा है। उसके बारे में हम जी यहाँ बैठ के अपने शो में आज भविष्यवाणी कर दें कि ये कुछ भी नहीं है, तो जी ये बात ठीक नहीं है। इसलिए जो अच्छे वोट लेने वाला व्यक्ति है, जीत हार का फैसला पब्लिक करेगी, लेकिन उसका जिक्र करना जरूरी है। दूसरा, इन्होंने जी कहा कि जी हम लोग मजबूरन हुड्डा के साथ जा रहे हैं। देखिए, जी राजनीति में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। एक वक्त ऐसा जी भी था कि लोग जो है इंडियन नेशनल लोकदल के झंडे के पीछे दब के खड़े हुए थे। अगर उनकी पार्टी जी में क्रैक नहीं आता, आपस में परिवार में झगड़ा नहीं होता और दो जी पार्टियां नहीं बनती, तो वो आज कहाँ खड़े होते? सीरियस प्लेयर वही होते। देखिए, जी रीजनल पार्टीज की भी अपनी एक भूमिका होती है। रीजनल पार्टी का बिल्कुल खत्म हो जाना किसी स्टेट के लिए अच्छा नहीं होता। रीजनल पार्टी बेसिकली एक राजनीतिक पार्टी होने के साथ साथ एक सोशल कॉम्बिनेशन भी होता है। आज भी आप जी देख लीजिए कि आप आईएनएलडी को सत्ता से बाहर गए हुए लगभग 20 साल हो गए, जी उसमें से एक पीस जजपा भी बन के चला गया। आप किसी जी विधानसभा में बैठ जाइए, थाने कचहरी का कोई काम हो और कोई वर्कर किसी पार्टी का साथ जाए या नहीं जाए, आईएनएलडी का आदमी जरूर जाएगा। किसी भी शादी में, दूसरे फंक्शन में, सोशल फंक्शन में आईएनएलडी के जी लीडर जो हैं जरूर पहुंचेंगे, जरूर मिलेंगे। तो एक रीजनल पार्टी का ना एक सोशल सेटअप भी होता है। वो 1 to 1 वाली पार्टी मैं कहता हूं कि व्यक्तिगत रिलेशन वाली पार्टियां होती हैं, तो उनका बिल्कुल कमजोर होना भी कोई अच्छी बात नहीं है। पर ये समय है,
अगर वो कमजोर हुए हैं तो हुड्डा मजबूत हुआ है, अगर वो कमजोर नहीं होते तो हुड्डा मजबूत नहीं होते। जी प्रेम जी, आपके पास आते हैं। ये जो कमेंट है जी इसी पर ही छोटी सी चर्चा करते हैं कि ये कमेंट मुझे बहुत खतरनाक लग रहा है। क्या आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है? देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है और जी चुनाव प्रचार चुनाव प्रचार का एक ये भी अहम हिस्सा है आजकल। जी आप जिस आप जिसके सपोर्टर हो, जिसके मदद करते हो, उसके लिए एक नैरेटिव बनाने की आप कोशिश करते हो। आप जी उन्होंने पहला उनका जो ओपनिंग सेंटेंस है कि मैं आईएनएलडी का वोटर हूँ। जी वोटर लिख देने से वोटर नहीं होगा, वोट डालने से वोटर बनेगा ना। आप वोटर नहीं हो जब आप लिख रहे हो कि मैं हुड्डा साहब, मजबूरी में हुड्डा साहब, तो आप हुड्डा साहब के वोटर हैं। तो आपको यही लिखना चाहिए था। और मैं समझता हूँ कि जैसा अभी मेहता जी बोल रहे थे कि राजनीति में जब चुनाव की राजनीति शुरू होती है तो कैंडिडेट्स की भूमिका, उनकी पृष्ठभूमि, उनका इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन मैनेजमेंट, वो सारी चीजें मायने रखती हैं। चुनाव का एजेंडा बहुत कुछ करता है और जी बहुत सारी चीजें चुनावी गणित को बदलते हुए समय नहीं लगता। एक महीने में और एक दिन में भी चुनाव बहुत अच्छे से बदल जाते हैं। मैं तो एक जी उदाहरण देता हूँ। मैंने एक मेहता जी के साथी रहे होंगे, 1996 में जनसत्ता की एक रिपोर्ट ने पूरा परिणाम बदल दिया था। सरकार में सत्ता जी में आने वाले लोगों को सत्ता में आने से रोक दिया था। जी इस तरह ये जो आप लोग या मीडिया के लोग या फिर उनके जो सपोर्टर्स हैं, आज सोशल मीडिया का जमाना है इसलिए तो सब अपनी बात कह भी पाते हैं। पहले जी बात प्रेम जी, पहुंचाना चलते बहुत हैं मुश्किल काम था। आगे। कि इसमें जो मुझे खतरनाक लगा, मैं अपने बंधु से ये बात करना चाहूंगा जिन्होंने भी ये कमेंट किया है। चुनाव को जो है कौम की सर्वाइवल से मत जोड़िए। चुनाव हारे जीते जाते हैं और सभी लोग बंधु हैं, और इसमें एक समुदाय से इसे मत जोड़िए कि हार गए तो उनकी सर्वाइवल मुश्किल में पड़ जाएगी। खैर प्रेम जी, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आईएनएलडी के और जो सीरियस निर्दलीय हैं वो कितने मैदान में खड़े हैं। इस पर आपने कुछ आकलन किया होगा, क्या टिप्पणी है आपकी? देखिए, अभी आपको सारा आंकड़ा तो विनोद जी ने बता ही दिया। मैं जी ये समझता हूँ कि हरियाणा विधानसभा की लगभग 55-60 सीटें ऐसी है जिन पे कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला, आमने सामने का मुकाबला है। जी वो जो आप अब 40-45 की बात करेंगे, अब 30 या 35 की बात करेंगे, उन पे कहीं जी ट्रायंगुलर है, कहीं मल्टी कॉर्नर्ड है। वो जो जी सीरियस कैंडिडेट की बात कर रहे थे उसमें कोई जी वो एक पार्टी विशेष के लिए नहीं कह रहे थे, उसमें जी निर्दलीय लोग भी हैं और दूसरी जी पार्टियों के, क्षेत्रीय दलों के, दूसरे राष्ट्रीय, आम आदमी पार्टी जो राष्ट्रीय दल है जी उनके भी प्रेजेंस है। आप बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिन पर उनकी प्रेजेंस है। जी जननायक जनता पार्टी का, जिसका आप सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं वजूद की लड़ाई वो भी लड़ रहे हैं, तो उन्होंने भी जी कोशिश तो करी है। अपने जब प्रत्याशी उतारते हैं तो कोई जी भी पार्टी ऐसा नहीं है प्रेम जी, कि सिर्फ छोटी हार के लिए। पार्टियों पर आपकी विशेष नजर रहती है। क्या हाँ जी। आपकी नजर में कोई आंकड़ा है कि आईएनएलडी के 10 कैंडिडेट जो हैं वो स्ट्रोंग हैं, आम आदमी पार्टी के 5 स्ट्रोंग हैं, या जेजेपी के इतने देखिए, स्ट्रोंग हैं? कोई आप ऐसा है? आपने कल भी ये डिस्कशन किया था, निर्दलीय कितने हैं। जी पहले तो इसी बात पे आप आ जाइए कि जी निर्दलीय प्रत्याशी, जो प्रभावी निर्दलीय प्रत्याशी हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं। क्या आप जी सावित्री जिंदल को प्रभावी प्रत्याशी नहीं मानते? मानते हैं। हम निर्दलीय और दोनों की बात मैं कर रहे हैं, मैं छोटे दल और आपको निर्दलीय। जी पानीपत ग्रामीण में और पानीपत शहरी में दोनों सीटों पे क्या जी प्रभावी निर्दलीय प्रत्याशी नहीं है? हैं, दोनों में हैं। क्या आपको सिरसा जिले की 4 सीटों पे त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय मुकाबले नजर नहीं आते? मैं जी आपको हैं, मैं वही सिर्फ आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मैं आप अब ये मेहता जी आपको जवाब दे चुके। मैं वही, आप फरीदाबाद की उन्होंने जिक्र किया, फरीदाबाद की 4 सीटों पे आपने, चाहे वो आईएनएलडी के प्रत्याशी थे या शारदा राठौर का उन्होंने जिक्र किया, या आम आदमी पार्टी के एक जगह प्रत्याशी हैं, बहुत प्रभावी प्रत्याशी है, उन सब लोगों को अगर आप मिला देंगे तो ये आंकड़ा 40 के आसपास ठहरता है।
वो जी उसको ट्रेंगुलर बनाने में कितना सफल रहते हैं, परिणाम उनके पक्ष में आता है नहीं आता है वो बाद की बात है। आज बात जी सिर्फ ये हो रही है कि कहीं सीधा मुकाबला है या नहीं है। ये कहा कि जी मल्टी कॉर्नर है, और मल्टी कॉर्नर जी कौन बना रहा है? मल्टी जी कॉर्नर उसको बनाया किसने है? जो जी प्रत्याशी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशी होना चाहते थे, या जी आज आज की डेवलपमेंट है जी आपके असंध में, बख्शीश सिंह जो 2 बार प्रत्याशी 3 बार प्रत्याशी रहे भारतीय जनता पार्टी के, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी, तो क्या वो परिणाम को प्रभावित नहीं करते? तो ऐसे हर जगह पे है। भारतीय जनता पार्टी ने विड्रॉ कर लिया सिरसा में, अब मुकाबला किस में रहेगा आप ये भी जी जानते हैं। तो जी वो जो थर्ड थर्ड प्लेयर की बात आप कर रहे थे, तो जी सिरसा में तो भारतीय जनता पार्टी बची नहीं, वहां जी कांग्रेस और एक और क्षेत्रीय पार्टी का मुकाबला, या ये चीजें आप अगर बारीकी चलिए से मैं एक देखते हो। लिस्ट पढ़ देता हूं आपको, लिस्ट आप उस लिस्ट के जी अलावा कुछ जी और बताइए। जी, मैं आईएनएलडी के जो मजबूत उम्मीदवार हैं आईएनएलडी बीएसपी के, उनकी लिस्ट पढ़ रहा हूं। सढौरा से ब्रिजपाल छप्पर बीएसपी के हैं, यमुनानगर से दिलबाग सिंह, लाडवा से सपना बड़सामी, कलायत से रामपाल माजरा, असंध से गोपाल राणा बसपा के, सुरेंद्र लाठर जुलाना से, विद्या रानी दनोदा नरवाना से, कानावाली से गुरतेज सिंह, डबवाली से आदित्य देवीलाल, रानिया से अर्जुन चौटाला, सिरसा से गोपाल कांडा। वैसे गोपाल कांडा दोनों तरफ से सपोर्ट ले रहे हैं, आईएनएलडी से भी और बीजेपी से भी। एलनाबाद नहीं, से अभय बीजेपी चौटाला। बीजेपी से सपोर्ट नहीं ले रहे, उन्होंने मना कर दिया कि मैं बीजेपी से सपोर्ट नहीं ले रहा हूँ, बीजेपी जबरदस्ती मुझे सपोर्ट देना चाहती है। ठीक है। वो आईएनएलडी और आईएनएलडी बीएसपी के साथ समझौते में है। उन्होंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी से मैंने सपोर्ट नहीं मांगी, वो जबरदस्ती मुझे सपोर्ट देना चाहते हैं। तो ये कोई ठीक है, छोटा एलिगेशन नहीं है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, ये बहुत बड़ा ठीक है। एलिगेशन देखिए उन्होंने लगाया है। जी देखिए जी यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं जी कि अगर राजनीति की स्पिन बॉलिंग सीखनी हो तो गोपाल कांडा के साथ दोस्ती कीजिए। जी गोपाल कांडा ने पहले इनेलो बसपा के साथ गठबंधन अनाउंस कराया, अभय सिंह उसके घर गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वीडियोग्राफी हुई, सब जारी हो गया। जी उसके बाद 2 दिन वो अभय सिंह को इधर करके वो दिल्ली बीजेपी वालों से बात कर गए और बीजेपी का कैंडिडेट विड्रॉ करा लिया। जी अब जब बीजेपी का कैंडिडेट ही विड्रॉ हो गया तो जी बीजेपी के जिस वोटर ने कांग्रेस को वोट नहीं डालना तो कहां डालेगा, उनका कैंडिडेट ही नहीं है, वो गोपाल बिल्कुल कांडा को ही वोट बिल्कुल। डालेगा। और अच्छा, राजनीति में बिटवीन द लाइंस देखा जाता है, वो वही है, सबसे पहले सपोर्ट करने और वाले बीजेपी को गोपाल कांडा होंगे। अच्छा, और अगली बात, गोपाल कांडा किसको सपोर्ट करेंगे ये नतीजों पर निर्भर करता है, ये मैं आज भी जी आपको बता दूं। जी गोपाल कांडा हमेशा राज में भागीदार रहते हैं। ही इज नॉट जी ओनली पॉलिटिशियन, ही इज ए बिग बिजनेसमैन ऑल्सो। यस जी जी बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं वो। तो जी बिजनेसमैन की बड़ी मजबूरियां होती हैं, वो सत्ता के साथ चलना उनको ज्यादा सहूलियत प्रदान करता है। जी बिजनेस के बहुत काम होते हैं जो सरकार के भरोसे खड़े होते हैं। वो अकेले गोपाल जी कांडा के नहीं है, और बहुत से हिंदुस्तान में बड़े पॉलिटिशियन हैं जी जिनके जी काम होते हैं और वो हमेशा राज के साथ रहने में खुश रहते जी हैं। तो जी बात चल रही थी, प्रेमचंद जी भी बात कर रहे थे कि बीजेपी का सिरसा में, जैसे आप एक तरह से इनेलो वर्सेस 4 सीटों पे कांग्रेस हो गई, जी जिस तरह से बीजेपी ने टिकटें दी है उस हिसाब से जी इनेलो वर्सेस हो गई। तो 4 सीरियस जी प्लेयर हो गए, पांचवा जी सीरियस प्लेयर गोपाल कांडा खुद हो गए। अब बात जी आती है, लोग लोग सीधी सीधी बात जानना चाहते हैं कि ये बताओ भाई, इंडिपेंडेंट कौन कौन सा जीतेगा, कहां जी कहां से जीतेगा। एक्चुअली जी होता क्या है कि इंडिपेंडेंट का चुनाव जी अगर तो पहले पहले हफ्ते में उठ जाए, जी वो सीरियस प्लेयर होता है, और वो फिर अगले जो 2 हफ्ते होते हैं वो उसको सस्टेन करने के होते हैं कि वो उस जी पूरे गुब्बारे को जो उसने फुलाया है अपने लिए, जी वो सस्टेन होता है कि नहीं। क्योंकि जी जो नेशनल पार्टियां होती हैं उनका वोट घर बैठे भी अपनी पार्टी को वोट अपने आप डाल आता है, इंडिपेंडेंट को सारा वोट अपने दम पे पैदा करना होता है। तो मेरे जी पास जो जो जैसे लोग बोलते हैं, हम किसी से पूछते हैं यहाँ कौन जीतेगा, तो मेरे पास जो 2 नाम आए जिसपे सबकी जी सहमति है,
वो एक स्वीत्री जिंदल का आ रहा है हिसार से, जी और एक गन्नौर से देवेंद्र कादयान का आ रहा है। ये विनिंग कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ रहे। अब नतीजा क्या होगा, लेकिन विनिंग कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ रहे। नाम ललित नागर का भी सीरियस। अगर मैं विनोद जी सब इंडिपेंडेंट जो मजबूत हैं उनके नाम पढ़ूं तो आप उन पर अपनी टिप्पणी कर सकते हैं कि ये विनिंग है कि नहीं है या ये फालतू है। तो प्रेमचंद जी से अगर आप नाम पढ़ के अभी लॉटरी निकालना चाहते हैं तो फिर प्रेमचंद जी से नहीं, को भी आप चर्चा में शामिल कीजिए। देखिए प्रेमचंद जी, लोग, हाँ, आप जो बोलोगे लोग उसको पकड़ के बैठते हैं, इसलिए बोलने से पहले, और अगर मैं किसी आदमी को आज विनिंग कह रहा हूं तो कम से कम मैंने 2 आदमी को तो रिजेक्ट कर दिया कि हार रहे हैं, जो और भी ट्रेंगुलर कंटेस्ट में है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा ये मान के चलना पड़ेगा, बच के कहना पड़ेगा कि विनिंग कॉम्बिनेशन में है, जीतेंगे नहीं जीतेंगे यस, अभी तो वो तो अभी हम कह 17 ही नहीं दिन पड़े सकते हुए ना। हैं। हाँ हाँ, वो तो हम नहीं कह सकते। तो जो मजबूत कैंडिडेट है हम उनकी चर्चा कर रहे हैं, हाँ, वो रेस विनिंग में कितने कॉम्बिनेशन हैं, इज द परफेक्ट लफ्ज। विनिंग विनिंग कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन, में है कि नहीं। प्रेम जी, मैं हाँ आपके पास आ रहा हूँ। चित्रा सरवारा जी, विनिंग कॉम्बिनेशन में है कि नहीं? जिस पार्टी से बगावत करके वो चुनाव लड़ रही है उसके लिए वो बड़ा खतरा है, मैं इतना कहूंगा। ठीक है। पूजा नागरा सढोरा से। देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं आपको, आपने दूसरा नाम एक और लिया था शायद, अब उसको आप भूल गए, ब्रिजपाल छप्पर। ब्रिजपाल छप्पर, जी तो वो परिणाम को प्रभावित करते हैं। जी। संदीप गर्ग लाडवा से, संदीप गर्ग और सपना बड़सामी। देखिए, बरसामी साहब यहाँ से विधायक रहे हैं और सपना जी बरसामी भी उसके बाद भी बरसामी परिवार दोनों चुनाव लड़ा है और उनको जी। कहीं ना कहीं वो उस चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। जीत हार ठीक की है। वही कलाय विनोद जी वाली बात है, जीत हार का निर्णय तो विनिंग कॉम्बिनेशन का पार्ट है, विनिंग है कि नहीं वो। हाँ, जी। ठीक कह रहे हैं आप। कलायत से सतविंदर राणा और राजपाल माजरा। देखिए, रामपाल माजरा। रामपाल माजरा जी। कलायत में एक और नाम भी है, अनीता ये ढुल। जी, ये सारे के सारे आपके आपको कॉन्टेस्ट में नजर आएंगे। जी रामपाल माजरा प्रदेश अध्यक्ष हैं। सतविंदर जी राणा पिछली बार जननायक जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े थे और उनके पक्ष में बहुत भारी मतदान हुआ था। जी उनके समाज के, राजपूत समाज से संबंध रखते हैं, अच्छा खासा वोट बैंक है, 3-4 बड़े गांव है। जी। अगली सीट है पुंडरी। पुंडरी से रणधीर गोलन, दिनेश कौशिक, सतवीर भाणा, ये तीनों निर्दलीय हैं। देखिए, पुंडरी में अभी भी कैंडिडेट सबसे ज्यादा है शायद, और पुंडरी में जी निर्दलीय विधायक बनाने की परंपरा बहुत पुरानी है और जी। पुंडरी में कंटेस्ट में कम से कम 2 निर्दलीय जरूर है। आपने कौन कौन? नाम आपने नाम लिया दिनेश कौशिक, रणधीर एक नाम गोलन, है दिनेश सतवीर भाना कौशिक। है, रणधीर सिंह जी गोलन है, और एक नाम आपने छोड़ दिया जो सज्जन ढोल है, वो भी सीरियस जी कैंडिडेट कहे जा सकते हैं, क्योंकि चुनाव परिणाम को प्रभावित करने वाले लोगों को आप नॉन सीरियस नहीं कह सकते। जी। ठीक है। 4 नाम हो गए, आपने बताया पुंडरी में 4 नाम है। अगली सीट है असंध, जहां से बीजेपी के बागी हैं जिले राम शर्मा जो इंडिपेंडेंट खड़े हैं, और बसपा के हैं गोपाल राणा। देखिए, गोपाल राणा के पिताजी पिछली बार यहाँ दूसरे नंबर पे थे, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। गोपाल जी राणा हो या जिलेराम शर्मा हो, जिलेराम शर्मा यहाँ से विधायक रह चुके हैं, जी। वो कंटेस्ट में है। परिणाम क्या रहता है वो अब 5 और 8 तारीख का आपको इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है। पानीपत ग्रामीण से विजय जैन। देखिए, एक प्रभावी नाम है और फिर मैं आपको वही कह रहा हूँ, जिस पार्टी से बगावत करके है उसके लिए हानिकारक है। जी। पानीपत शहर रोहिता रेवड़ी। रोहिता रेवड़ी हैदराबादी बिरादरी से संबंध रखती है, 25 से 30 हजार वोट है। अब उनको जी प्रभावी मानते हैं नहीं मानते हैं, वो भी 2014 में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रही हैं। उसके बाद वो अभी कांग्रेस में शामिल हुई थी। किस पार्टी को वो डेंट करती है वो आने वाला समय बताएगा, परंतु उनका वोट खुद का बहुत अच्छा रहेगा। जी। विनोद जी, आप कुछ कहना चाहते हैं?
जी ये एक दर्शक का सवाल है सचिन यादव का कि जी महेंद्रगढ़ में भी ट्रायंगुलर फाइट है। नहीं, जी, वो महेंद्रगढ़ में हम आ हमने रहे हैं। नहीं, उस पे हम पहुंचे नहीं, लेकिन इनको बता दें कि हमने इसको ट्रायंगुलर में रखा है। और जी संदीप सिंह जो वहां किसी समय एसडीएम रहे हैं, उनको जी हमने ट्रायंगुलर फाइट में सीरियस प्लेयर कंसीडर किया हुआ है। और जब महेंद्रगढ़ जिले जी की चर्चा होगी, आज होती है कल होती है, उनका जिक्र जरूर किया जाएगा। जी। अगली सीट है समालखा, वहां रविंद्र मछरोली जो हैं वो, उनके बारे में टिप्पणी प्रेम जी आपकी। रविंद्र मछरौली भी विधायक रहे और निर्दलीय विधायक बने थे समालखा से। जी। सीरियस कैंडिडेट है गन्नौर। और जी। परिणाम को प्रभावित करेंगे, इस बात में कोई शक नहीं है। गन्नौर से देवेंद्र कादियान, विनोद जी ने उनका नाम लिया कि वो निश्चित रूप से। विनोद जी बता चुके जी विनोद जी बता चुके कि वो प्रभावित जी करने वाले हैं, निश्चित रूप से जी। प्रभावित करने वाले हैं। गोहाना हर्ष छिकारा। देखिए, मैं हर्ष शिकारा को बहुत अच्छे से, कभी मैंने उनके बारे में ना तो इस तरह के मेरे पास कोई इनपुट्स है। और गोहाना में हर्ष शिकारा की प्रेजेंस कितनी है, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है। अमित जी से पूछते हैं, अमित जी, हर्ष छिकारा की कितनी प्रेजेंस है। हर्ष शिकारा भी जो है सीरियस कंटेंडर थे गोहाना से जो है। और जी इनके यहाँ सोशल मीडिया पे जैसे कह रहे हैं कि हाँ, एक अच्छी प्रेजेंस है सोशल मीडिया पे, काफी स्ट्रॉन्ग है। तो एक जी चीज ये भी है कि उस कैंडिडेट को लेकर भी है, क्योंकि जो विधायक है वहां से जगबीर मलिक, वो लंबे टाइम से जी आ रहे हैं, पिछले 4 बार से लगातार, एक बार बाई इलेक्शन और पिछले 3 विधानसभा चुनाव से वो लगातार विधायक बनने चले आ रहे हैं। तो इस बार जी सुना भी था कि शायद उनकी जगह किसी और को मौका दिया जा सकता है। तो अगर हर्ष शिकारा ज्यादा वोट लेंगे, नुकसान जो है वो कांग्रेस का ही करेंगे जो सबसे ज्यादा। जी। जैसे पिछली बार बड़ौदा। राजकुमार जी जी जी। जैसे पिछली बार राजकुमार जो साहनी राजकुमार ने किया सैनी था। ने बीजेपी का नुकसान किया था सबसे ज्यादा, इस बार हो सकता है वो चीज कांग्रेस के साथ भी हो सकती है। जी। बड़ौदा सीट से कपूर नरवाल मैदान में है, प्रेम जी। जी, कपूर नरवाल के साथ उपचुनाव के समय जो वायदा किया गया था, उस वायदा खिलाफी के विरुद्ध उन्होंने इस चुनाव में बिगुल बजाया है। मैं जी समझता हूँ कि कपूर नरवाल भी कहीं ना कहीं चुनाव परिणाम को तो प्रभावित करते हैं। कपूर जी नरवाल भी भारतीय जनता पार्टी में रहे, कांग्रेस में रहे, उससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल में रहे। वो जी कौन से मतदाताओं को अपने साथ जोड़ पाएंगे, इस बात पर निर्भर जी। करेगा। सफीदों से बच्चन सिंह आर्य। सफेदों में एक नहीं, दो लोग हैं जिनका आपको जिक्र करना चाहिए। जसवीर सिंह जसबीर देशवाल। देशवाल। जी, जी वो दोनों लोग सीरियस प्लेयर कहे जा सकते हैं, क्योंकि जी इस विधानसभा क्षेत्र से दोनों ही विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक हैं। जी और जी दोनों ही निर्दलीय जीत चुके हैं। जी। तो निर्दलीय उचाना चुनाव से। जीतना बहुत महत्व रखता जी है। जी। उचाना से देवेंद्र घोगड़िया। देखिए, उचाना में भी इसी तरह से 3 प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी की, जो जिन्होंने जी बगावत करके वहां मैदान में जो उतरे हैं। तो जी वीरेंद्र गोगड़िया इसलिए सीरियस नाम है क्योंकि जिस क्षेत्र से वो आते हैं, जी अलेवा साइड, उनका गांव बिल्कुल अलेवा के साथ लगता है। जी और जब कांग्रेस बिल्कुल रसातल में उचाना क्षेत्र में पहुंच गई थी, उस समय वही जी झंडा बरदार थे इस पार्टी के। जी उनको टिकट नहीं मिला, रोष था, और उनको बनाने के प्रयास हुए या नहीं हुए, क्योंकि कांग्रेस जी पार्टी ने भी और भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत सारे जगह पे अपने बागियों को बनाने का कोशिश तो की है। ऐसा नहीं है कि वीरेंद्र घोगड़िया या दूसरे एक और प्रत्याशी है संडील, उन उन लोगों जी को बनाने का प्रयास किया ना गया हो। अब जी वो मैदान में है और चुनाव परिणाम को प्रभावित किस तरह से करते हैं, ये बात आप अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ये तीनों लोग एक ही जाति, विशेष जाति से है, और कहीं ना कहीं नुकसान भी अपनी जाति के प्रत्याशी को पहुंचाने वाले हैं। हिसार से सावित्री जिंदल का विनोद जी जिक्र कर चुके हैं, तो जी, शाम से शशि रंजन परमार। आपने आपने हिसार में भी केवल एक का नाम लिया, वहां भी हिसार में ये 2 और भी हैं बीजेपी के, लेकिन जी उनमें सबसे ज्यादा मजबूत जो है वो सावित्री जिंदल नजर आ रही हैं, इसलिए नहीं, विनोद जी देखिए, ने उनका आप जिक्र आप किया। आप गौतम सरदाना को कमजोर कैसे मानते हैं? वो अकेले पंजाबी प्रत्याशी हैं और बहुत इस सीट पे
पंजाबी मतदाताओं की संख्या कम नहीं है। जी जी, विनोद जी आपकी कोई टिप्पणी? नहीं, मैं तो 2 सीटें बीच में ऐसी निकल गई जिसमें जी पासिंग रेफरेंस से खत्म हो गई, उसको थोड़ा और क्लियर करना चाहता हूँ जी कि जैसे पानीपत ग्रामीण में प्रेमचंद जी ने कहा कि वो किसी का नुकसान कर सकते हैं। ये बात जी सही है कि विजय जैन पानीपत ग्रामीण में अच्छे पॉपुलर व्यक्ति हैं, लेकिन जी उनके साथ दिक्कत क्या हुई कि उनकी टिकट नहीं हो पाई कांग्रेस से। अगर जी उनकी टिकट कांग्रेस से हो जाती तो वो जीत भी सकते थे, लेकिन जी बतौर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार वो शायद इतनी बड़ी फाइट संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि पानीपत ग्रामीण और पानीपत शहर दोनों ही बाई इन बड़ी लार्ज कौन प्रो बीजेपी कॉन्स्टिट्यूंसी है। बाई इन लार्ज प्रो बीजेपी कॉन्स्टिट्यूंसी है, और बीजेपी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर कोई छेद करना है तो वो टिकट की मदद से छेद किया जा सकता था, बिना टिकट से नहीं हो पाएगा। मतलब बहुत करीब बेशक पहुंच जाए, लेकिन हो नहीं पाएगा। दूसरी जी आपने जिक्र छूट गया उसका समालखा का, रविंदर मछरौली का। जी देखो, जी रविंदर मछरौली का जो वोट बैंक है वो बिल्कुल अलग तरह का वोट बैंक है। वो जी धर्म सिंह छोकर और करतार बढ़ाना वाला जो वोट बैंक है उससे उसके बिल्कुल काउंटर पार्ट वाला वोट बैंक है। अगर जी तो जो हमारे एक दर्शक जींद वाले जो कह रहे थे हुड्डा के साथ जाना मजबूरी है, अगर तो जी वही फार्मूला अप्लाई हुआ तो यहां से जी कांग्रेस मजबूत हो जाएगी, फिर रविंदर मछरौली के पास कुछ नहीं रहेगा। ठीक है। जी और अगर वो फार्मूला डाइल्यूट हो गया तो रविंदर मछरौली खुद जीते या ना जीते, लेकिन किसी की हार जरूर तय कर देंगे। जी, लेकिन वहां तो ज्यादा जो है गुजर समाज के ज्यादा वोट हैं, तो इसलिए वहां मजबूरी नहीं है हुड्डा जी के साथ जाना। ऐसा होता है, कई चीजें जैसे ना वो हो जाती हैं, चर्चा में आ जाती हैं कि पेवा में सिख समाज के वोट हैं, जी समालखा में सिर्फ गुज्जर ही रहते हैं, बाकी कोई नहीं रहता। ऐसा नहीं है। जी ये पार्टियों ने जब से हरियाणा बना एक अपनी सहूलियत के हिसाब से मोटा मोटा तय कर लिया कि यहाँ थोड़ी सी गुजरों की संख्या ज्यादा है, टिकटें तो सारे समाजों को देनी होती है हर पार्टी ने, तो ये गुजर की सीट हो गई। पेवा में जी अब बहुत सी सीटें जहां हरियाणा में पूरा जो आपका अंबाला से लेकर डबल तक सिखों की संख्या बहुत है, लेकिन वो किसी जी एक सीट पे डोमिनेट नहीं करते, थोड़े थोड़े हर जी जगह हैं। जी कालावाली में जाके मजबी सिख बढ़ जाता है, रतिया में बढ़ जाता है। जी तो उनको जी जी अकोमोडेट करना है तो पेवा सीट को कह दिया जी ये सिख सीट है, हालांकि सिखों जी के वोट वहां 20-22 हजार ही है। ऐसे जी ही बिल्कुल समालखा में जाटों के जी बहुत गांव हैं, और पिछली दफा जी जब रविंद्र मछरौली जीते थे तो उनकी लीड देखो कहां से आई थी, जाटों के गांव से आई थी। और वो जी थोड़े और किसी वजह से पॉपुलर हुए थे, कोई साइकिल, कोई मोटरसाइकिल, कोई इस तरह के उन्होंने हथियार इस्तेमाल किए थे, पॉपुलर हो गया कि यार ये तो बड़ा दानी आदमी है। ऊपर से जी जाट की सपोर्ट मिल गई, गरीब की जी सपोर्ट मिल गई दान के रास्ते से, तो वो जीत जी गए। और जी जीत के उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया। जी तो आज हम ऐसा एक नहीं है लास्ट कि ये तो सीट, जी जी, एक लास्ट सीट की चर्चा कर लेते हैं। अभी 15 कैंडिडेट और हैं जो मैदान में हैं, इंडिपेंडेंट के रूप में भी और आईएनएलडी के कैंडिडेट्स के रूप में भी, लेकिन अभी समय नहीं है, समय की बंदिश है। तो शाम से शशि रंजन परमार, प्रेम जी। जी, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, इससे पहले वो इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक रहे हैं और जी एक प्रभावी नाम है। जी आप एक परिवार के दो लोग आमने सामने हैं, उसके बीच में शशि रंजन परमार के साथ उनको कितना जन समर्थन मिलता है, जी निश्चित रूप से एक अच्छा खासा वोट बैंक उनके पास भी रहा है। जी क्योंकि वैसे तो जब परिसीमन हुआ था तो उनके विधानसभा क्षेत्र को छिन्न भिन्न कर दिया गया था और वो तोसाम में आके उनको ठिकाना मिला था। पिछली जी बार वो तोसाम में ही चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे। इस बार उनका जब टिकट कटा तो रोए भी बहुत थे। तो जी उनके इस रुदन का कहीं किसी पे असर पड़ता है नहीं पड़ता है वो तो देखने वाली बात है, परंतु उनकी जी प्रेजेंस को थोड़ा सा नुकसान अगर कहीं से हुआ है तो उनके समाज के एक और प्रत्याशी एक क्षेत्रीय दल से आ गए। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो अकेले रहते तो बहुत प्रभावी हो सकते थे। जी, अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, अगर विनोद जी इजाजत दें
तो 2-3 मिनट का समय और लिया जा सकता है, वैसे तो समय समाप्त हो गया है। पहले ये तो शाम पिछले खत्म कर लें। हाँ, तो शाम बताइए आप, आपकी टिप्पणी तो शाम। देखिए देखिए, शशि रंजन परमार दुर्भाग्यशाली रहे। पिछली बार उनको लास्ट मिनट पे बीजेपी ने टिकट दी, और वो जी दुर्भाग्यशाली इसलिए रहे कि जैसे ही चुनाव में गए उनको हार्ट अटैक आ गया। वो वोट ही नहीं मांग पाए, 5-7 दिन तो वो हॉस्पिटलाइज रहे। जी उनको स्टंट डाल के खड़ा किया गया। और एक बार जी जब हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर उसके बाद हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद भी उतना दमखम आदमी में नहीं रहता कि नहीं वो उतनी रहता, डेयरिंग के साथ डॉक्टर भी मना जाए करते हैं। जी जाए और एक उनके साथ कोई जो हरियाणा में इशारों इशारों में खेल होता है वो खेल भी हो गया था। नहीं तो वो जी जीत के नजदीक थे, बहुत अच्छे फाइटर थे। लेकिन इस जी बार की स्थितियां बदल चुकी। उनका वोट बीजेपी को सपोर्ट करने वाला वोट है। और बाय दी जी वे सिचुएशन चेंज हो गई, किरण चौधरी बीजेपी में चली गई, तो वोट बैंक जी तो सेम है। तो जी मुझे लगता है कि उनके खड़े रहने का जो फायदा है, या किसी को अगर खुशी हो रही है कि ये ना बैठे, तो वो कांग्रेस जी को हो रही है। जी कांग्रेस को उसमें फायदा दिखता है, जी तो है ना। लेकिन इस बार वो जी अकेले मुकाबला कर पाएंगे, जीत पाएंगे, इसमें थोड़ी संभावना कम लगती है। जी। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पिछले दिनों हरियाणा में राव इंद्रजीत ने घोषणा की थी कि मैं भी मुख्यमंत्री का दावेदार हूं, और कल परसों ही अनिल विज ने भी ये घोषणा की कि मैं सबसे सीनियर हूं, मुख्यमंत्री पर दावा ठोकूंगा। अमित शाह आज हरियाणा का दौरा कर रहे हैं। अभी अभी खबर आई है कि उन्होंने घोषणा की है कि हमारे मुख्यमंत्री के दावेदार नायब सिंह सैनी ही होंगे। आपकी कोई टिप्पणी? वो तो 3 बार कर चुके हैं ये घोषणा, और सारे उसके बाद प्रभारी भी ये परिस्थितियां घोषणा भी तो कर बदल चुके गई ना। प्रभारी हैं। उसके नहीं बाद अनिल विज ने कह दिया, तो उन्होंने नहीं, अनिल कहने विज से को वो मैसेज दिया कि पार्टी का आप आला नहीं कमान हो सकते। पार्टी का आला कमान क्या कह रहा है, आप इस बात पे देखिए ना। चुनावी चुनावी चेहरा अगर किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा कोई भी बनाया गया तो नायब सिंह। कंफ्यूजन अगर और है तो उसको आज दूर कर दिया अमित शाह ने। विनोद जी, आपकी नहीं, कोई टिप्पणी? हरियाणा में देखिए, आप इतने आसानी से नहीं चेहरा घोषित कर सकते। वो ठीक है जी कि चुनावी रणनीति का हिस्सा है कि जिस चेहरे पे वो चुनाव लड़ रहे हैं उस वर्ग के वोट बैंक को साधने का एक प्रयास है। जी जी विनोद जी। देखिए ऐसा है, नायब सैनी को बतौर बढ़िया चीफ मिनिस्टर जमाने के लिए बीजेपी पिछले 6 महीने से दिन रात एक कर रही है। 24/7 एक ही कंपेन चल रहा है कि नायब जी सैनी बहुत मिलनसार हैं, नायब सैनी जी पब्लिक के लिए बहुत एक्सेस हैं, नायब सैनी ने 6 महीने जी में इतने सारे काम कर दिए। तो जी बीजेपी कभी भी नहीं चाहेगी कि जिसको जमाने में हमें इतना जोर लगाना पड़ा है, जी और उसके नाम को अगर हम डाइल्यूट कर दें तो कहीं ऐसा ना हो कि ना इधर के रहें ना उधर के रहें। इसलिए बीजेपी जी जो है नायब सैनी पे बिल्कुल फोकस्ड है। और आपको बता दूं कि धर्मेंद्र प्रधान भी अनिल विज को जवाब दे चुके हैं कि भाई इसमें जी कोई सीनियोरिटी का मामला नहीं है, हमारे तो जो है दावेदार नायब सैनी। जी। चलिए, इसके तो बाद ये डाइल्यूट नहीं मामला करना जो है। चाहते, आपने टिप्पणी पूछा, वो डाइल्यूट जी नहीं करना चाहते। उसमें मेहनत बहुत हुई है। 6 महीने पे आप पूरा जी कंपेन देख लो, सारा ही नायब जी सैनी केंद्रित कंपेन है। और नायब जी सैनी डाइल्यूट ना हो, इसलिए मनोहर लाल जी को भी कंपेन से थोड़ा उनको कम जिम्मेदारी दी गई है। नहीं हालांकि आज नहीं, भी उनको हरि उनको उनको उनका चेहरा दिखाया नहीं गया। कुरुक्षेत्र की रैली में, प्रधानमंत्री की रैली में मनोहर लाल जी का ना तो चित्र लगा और ना ही उनको मंच पे आने दिया। हाँ नहीं, आप ये वो बात मैं वही मानिए ना कि नायब अब इसको सैनी को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं नहीं, वो आप भारतीय जनता मैं पार्टी बताऊं घोषित कर चुकी है। मैं बताऊं, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, वही बात मैं कह रहा हूं। लेकिन मैं इसको फर्दर एक्सटेंड भी कर रहा हूं कि जी जरूरी नहीं है कि हर बार एक ही आदमी कोई दाव लगाए और वो दाव सक्सेस हो जाए। मैं आज भी जी कह रहा हूं कि हरियाणा में अगर बीजेपी के पैर कोई मुद्दा खड़े करके रखे हुए है तो वो है ना कोई पर्ची ना कोई खर्ची, जो मनोहर लाल जी की देन है। और वो जी ऐसे नहीं कर पाए। उन्होंने काफी इसके लिए मतलब विरोध सहन करके इस प्रोजेक्ट को पूरा किया है। नहीं, आज भी स्थिति अगर ये है कि गारंटी हरियाणा में आज आ, मनोहर लाल जी को कहीं दिखाया नहीं जा रहा, ना हाँ, उनके नाम पे कोई चुनाव ये लड़ा जा इसीलिए रहा है। मैं कमिंग टू द पॉइंट, जी इतना स्ट्रॉन्ग मुद्दा उनकी फेवर का मुद्दा है जो उन्होंने खड़ा किया, उसको भी पीछे रख के नायब सैनी को जमाया जा रहा है।
इसलिए नायब श्रेणी के खिलाफ कोई भी अगर दावा करेगा तो उसको अमित शाह ऐसे ही रिजेक्ट करेंगे। जी, दरअसल हरियाणा में ओबीसी की संख्या 30 से 35% है और बहुत ज्यादा सीटों पर वो प्रभावित करते हैं। और अगर बीजेपी नायब सैनी के माध्यम से ओबीसी को अपने साथ जोड़ लेती है तो उसका कोई चांस बनता है, ऐसा नजर आता है। ऐसा है, ओबीसी में एक वर्ग नहीं है जी, ये, एक वर्ग नहीं है। ओबीसी के नंबर्स बहुत सारी कास्ट है। आप अगर ये कहो कि ओबीसी की वजह से ये बात होती है, समझ आए की बात है, उनके नायब सैनी समझ आ गया, अब वो उस पर स्ट्रिक्ट करेंगे, इससे ज्यादा कोई कहानी नहीं, उस पर स्ट्रिक्ट करेंगे। कई बार आदमी क्या होता है, अपने गलत फैसले को भी जस्टिफाई करता है। सही फैसले को तो हर कोई जस्टिफाई करता है, और कई बार गलत फैसले को भी जस्टिफाई किया जाता है, तो वो अपना फैसला नहीं बदलेंगे, उसको जस्टिफाई करते रहेंगे। और बार बार जस्टिफाई करने से कई बार चीजें लोगों को हजम भी हो जाती है कि हाँ यार बार बार कह रहे हैं तो बात तो ठीक होगी। जी। तो साथियों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने देखा कि 3 तरफा जो सीटें हैं वो बहुत सारी हैं हरियाणा में। विनोद जी ने बताया कि लगभग 50 के करीब ऐसी सीटें हैं जहां पर छोटे दल या निर्दलीय बड़े 40 सीटें ऐसी हैं जहां उम्मीदवार पर 53 सीटें 40, उम्मीदवार 53 सीटें 40। तो 40 सीटों पर इन इंडिपेंडेंट्स या छोटे दलों की वजह से परिणाम बदल सकते हैं। या तो ये लोग खुद जीत सकते हैं या किसी को जितवाने में मदद कर सकते हैं। और ये कैसे होगा, ये मैदान में जब रण लड़ी जाएगी उस समय पता चलेगा। तो हमारे आज के प्रोग्राम में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर रोज इसी समय हमारे साथ जुड़िए। आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।